जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। ये वीडियो उनके लिए है जो कि पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, जो छात्र बीपीएससी देते हैं या अन्य स्टेट की पीसीएस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो इस बार जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आ रही है। तो आपको करना क्या है, इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके जाना है और रिक्रूटमेंट वाले ऑनलाइन नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो एक अपडेट आपको दिखेगा यहाँ पर, जहाँ पे अप्लाई करने का डेट 3 मार्च दिया जा रहा है। इसके लिए जो लास्ट डेट है फीस सबमिट करने का वो 3 अप्रैल है, और फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल है। तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर, इस सबसे जरूरी है इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ना और फिर उसके बाद अप्लाई करना। तो सावधानी पूर्वक पहले इसके एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है आपका नोटिफिकेशन और हिंदी में भी दिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसका यहाँ पे सैंपल्स भी दिए गए हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन वाला सैंपल देख लीजिएगा कि फॉर्म को हम कैसे कैसे रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी है। कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे अप टू डेट कर दिया गया है, तो आप यहाँ से भी देख के अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई किसी का वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए मैं इसके एडवर्टीजमेंट को ही डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, और इस एडवर्टीजमेंट के जरिए जो है मैं आपको जो भी इन शॉर्ट सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। जो छात्र एलिजिबिलिटी के लिए जानना चाहते हैं, उम्र सीमा जानना चाहते हैं, फीस कितना लग रहा है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इन सब के बारे में जानकारी आपको यहाँ से दे देते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी अपडेट की गई है, और यहाँ पे अधिकारियों वाले जॉब है। और जो भी छात्र अधिकारी बनना चाहते हैं वो आज से आवेदन कर सकते हैं। 3 अप्रैल तक पूरा 1 महीना समय दिया जा रहा है फॉर्म को भरने को लेकर। लेकिन फॉर्म सबमिट कीजिएगा आप लोग, जी हाँ, 6 अप्रैल को फाइनली कर लीजिएगा इस दिन। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, एक चीज़ और अपडेट किया गया है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, फॉर्म जो है ना, आप लोग बैंक के चालान के थ्रू भी ऑफलाइन भर सकते हैं इसका चालान कटवा के। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको जो है ऑनलाइन प्रोसेस भी दिया गया है इस फॉर्म को भरने को लेकर। चलिए, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आयोग के द्वारा अभ्यर्थी के हित में उपलब्ध कराई गई एकल जो अवसरीय पंजीकरण यानी कि OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा आपको। सबसे पहले तो OTR नंबर आवश्यक प्राप्त कर लीजिएगा। आपके पास एक OTR नंबर मिलेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को अपने मुख्य परीक्षा का आवेदन करने के लिए OTR नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए इस प्रीलिम्स एग्जाम को आप लोग दे रहे हैं तो ये हमेशा के लिए रहेगा यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर आएगा तो उसी स्कोर पर आप जो बार बार मेन्स भी दे सकेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो OTR होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आप मेंस के फॉर्म को भरने को लेकर। OTR नंबर के अभाव में अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क जमा न करने के कारण परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, और 1 अप्रैल 2023 के बाद आयोग के द्वारा जारी सभी विज्ञापन को अनिवार्य होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये OTR जब आप कर लेंगे तो इसी OTR के जरिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए जो है यूपी पीसीएस की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसी OTR के थ्रू जो है आप सिर्फ मेन इसके फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए लिखा गया है यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के बाद आयोग के द्वारा जारी सभी विज्ञापन के लिए ये अनिवार्य होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे फॉर्म को कैसे रजिस्टर करना है ये आपको बताया गया है, और एक आपको मैंने PDF भी दिया हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, कि उसके थ्रू देख लीजिएगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना आपको अपना यहाँ पे। फिर उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। फॉर्म भरने का जो शुल्क है ना, देखिए आपसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। अनारक्षित जो वर्ग हैं या EWS वर्ग से आते हैं छात्र, उनसे 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है। अगर आप OBC हैं तो आपको यहाँ पे 125 रुपया लगेगा, 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, प्रक्रिया का शुल्क है ये। और ये आपको EWS, OBC और जनरल के लिए है। वहीं SC ST वाले छात्र जो हैं कुल 65 रुपये में इस फॉर्म को भर सकेंगे। 40 रुपया प्लस 25 रुपये बैंक चार्ज है। दिव्यांगजन जो है वो इस यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा आपसे, सिर्फ 25 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो कि बैंकिंग का प्रोसेस है आपका ये। भूतपूर्व सैनिक हैं तो 40 और 25 65 रुपये आप देकर फीस सबमिट कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी है तो अपने मूल श्रेणी के अनुसार जो यहाँ पे महिला हैं या अभ्यर्थी हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो 25 रुपया आपको देना पड़ेगा बैंक चार्ज के लिए।
ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवारित किए गए हैं जहां तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुई है, यानी कि वो जॉब कर रहे हैं, उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रतिवारण संबंधी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर परीक्षा हेतु उनका जो अभ्यर्थिता है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो सावधान रहिएगा, जो लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले से प्रतिवारित हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुई है अगर, तो आप लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब सबमिट किए गए को संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, तो सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है बाद में, तो परीक्षा का नाम और भर्ती का प्रकार ये बदल सकते हैं आप। बल्कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड तथा ऐसे मामले जो संशोधित श्रेणी की शुल्क अधिक लगेगा आपको फिर इसको सुधारने में, अगर कोई त्रुटि करते हैं इन सबको डालने में तो आपसे चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अभ्यर्थी जो है कैंडिडेट सेगमेंट पे जाएंगे, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और उसको मॉडिफाई करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई करने का प्रोसेस है, खैर ये सब चीज़ें आपको आगे भी पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण को लेकर जो है बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखला दूँ। देखिए ये रिक्तियों की संख्या दी गई है। वर्तमान में सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा के तहत यहाँ पर लगभग 173 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे परिस्थितियाँ आवश्यकता अनुसार घटबढ़ भी सकती हैं। 9300 से लेकर 34,800 का ग्रेड पे और 4600 रुपये का ग्रेड पे है ये। तहसीलदार ग्रेड पे 4200 का है और 15,600 से लेकर 39,100 तक की सैलरी होगी, जहाँ पे ग्रेड पे रुपये 5400 तक होंगे, जो कि छठे वेतन के अनुसार होगा। और वेतन के पद सम्मिलित जो भी राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के सम्मिलित किए जा रहे हैं उनके विवरण कुछ नीचे दिए गए हैं। आइए ये देखिए, ये सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट है, खंड विकास अधिकारी का पोस्ट है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का पोस्ट है, गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा आयोग। तो ऐसे ये सारे पदों के नाम दे दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यही पोस्ट आपको आगे जाके मिलेंगे अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, सभी अधिकारियों वाले जॉब है यहाँ पे। आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा जो छात्र उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, या पिछड़े वर्ग से आते हैं, या अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं। उनको यहाँ पे जो भी राज्य सरकार के द्वारा लाभान्वित किया जाता है आरक्षण को लेकर, वो लाभ उनको मिलेगा, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो या एक सर्विसमैन में हो, तो उनको उनका लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसके भी आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं है बताना, ये हर वैकेंसीज में आपको अपडेट रहता है। वैवाहिक यहाँ पर देखिए परिस्थिति जो है बताई गई है कि ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं और दोनों ही जीवित हैं, वो इस फॉर्म को ना भरे, जिससे पहले कि एक पत्नी हो और वो जीवित हो, तो ये महामहिम राज्यपाल के उक्त शर्त के अनुसार उनको छूट ना दिया जाए यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। किसी भी आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। और शैक्षणिक अर्हता क्या है यहाँ पर, तो आवेदन जो है पत्र स्वीकार किए जाने के बाद अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत का विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उनके पास होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख जो है अभ्यर्थी अपने आप ऑनलाइन आवेदन पत्र जब भरेंगे उसमें आपको बताना होगा, किंतु कतिपय पदों हेतु यहाँ पे जो अर्हताएं हैं उनका विवरण आपको देना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पद है, आपका पहला पद है उपनिबंधक का, तो ये विधि स्नातक होना चाहिए, यानी कि लॉ में आपका डिग्री होना चाहिए। सहायक श्रमायुक्त का, यहाँ पे आपको जो है अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए, समाजशास्त्र में या वाणिज्य में या विधि में, श्रम संबंध में या श्रम कल्याण में, श्रम विधि में, समाज कार्य में, समाज कल्याण में, व्यापार यानी कि MBA में, है ना, या BBA आप किए हैं तो क्रमिक प्रबंधन के परास्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो ये इस पोस्ट के लिए आपका ये डिग्री होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसीज अपडेट की गई हैं। फिर आगे देखते हैं, सहायक नियंत्रक का पोस्ट है, इसके लिए विज्ञान के ग्रेड 2 का वैकेंसी अपडेट की गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। विद्यालय जो है विश्वविद्यालय से विभिन्न किसी संस्था से किसी भी विधि में अधीन आपको विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो, या ध्यान रखिएगा।
और केंद्रीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या मैकेनिकल में आपका BE/BTech होना चाहिए, सहित विज्ञान में उपाधि होना चाहिए और देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए। लिखित हिंदी कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए आपका, यानी कि लिखना आना चाहिए आपको देवनागरी लिपि। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि एक तो स्नातक होना चाहिए, दूसरा अगर आपने BE/BTech किया है तो आपका मैकेनिकल में या फिजिक्स में BE/BTech होना चाहिए और साथ में साइंस भी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए और हिंदी का आपको लिखने का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी का। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही आपका यहाँ पे विशिष्ट अर्हता के पद कौन कौन से हैं, जैसे कि विधि अधिकारी, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए और संबंधित जो परिषद है या भारतीय विधिक परिषद है तो उसकी मान्यता आपको होनी चाहिए। आपके अगर आपने लॉ का डिग्री किया है तो बार एसोसिएशन के द्वारा आप प्रमाणित होने चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये वाला क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है विधि अधिकारी के लिए, है ना। लॉ ऑफिसर का ये पोस्ट है। दूसरा है यहाँ पे दोस्तों की प्राविधिक सहायक के लिए, जो कि भूतत्व के लिए है। तो आपका यहाँ पर जो है 50% एटलीस्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और जिसमें कि आप में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए भूशास्त्र में होना चाहिए, भूगर्भ शास्त्र में या फिर प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर मांगा गया है, यानी कि मास्टर्स मांगा गया है। और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड द अप्लाइड जियोलॉजी जो कि धनबाद में है, IIT धनबाद, उससे आपका जो है प्रौद्योगिकी भूगर्भ शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता जो कि शोध अनुभव या भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित क्षेत्र प्रशिक्षण भी आपका होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे इसका सिलेबस और जो उसका मतलब पैटर्न है, और जो एग्ज़ाम देने मतलब आपको फॉर्म भरने का जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे। प्राविधिक सहायक का पोस्ट है यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में भूभौतिकी, प्रौद्योगिकी या भूभौतिकी या भूगर्भ शास्त्र में आपका जो है डिग्री होना चाहिए, 50% के साथ होना चाहिए और अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि भी होना चाहिए, यानी कि BCA स्तर पे भौतिक शास्त्र गणित के साथ होना चाहिए। और आपने अगर मास्टर्स किया है तो इन सभी में आपका मास्टर्स होना चाहिए। और कर निर्धारण अधिकारी, ये अधिकारी का पोस्ट यहाँ पे है, 55% के साथ जो है आपका कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए या फिर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में आपका इस डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मांगा गया है। तो ये आपका कर निर्धारण अधिकारी यानी कि टैक्स ऑफिसर का ये जॉब है दोस्तों, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब यहाँ पे PST देखिए, जो फिर शारीरिक मापदंड है आपका, क्या बोला जा रहा है, शारीरिक मापदंड वाले पदों पर जैसे कि पुलिस उपाधीक्षक यानी कि अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक तथा उपकारापाल की अधिक जितने भी पोस्ट हैं इस तरह के, उनके लिए यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। केवल पुरुष जो छात्र हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति को छोड़ा जाए अगर, तो 165 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट 84 to 89 होना चाहिए, ये फुलाकर ये बिना फुला है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो छात्र आते हैं 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, 79 चेस्ट होना चाहिए उनका और 84 फुलाकर चेस्ट होना चाहिए। महिला जो वर्ग के छात्राएं हैं निरक्षित या फिर नागरिक यूपी के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं और अनुसूचित जाति से, तो उनको 152 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। और चौथा है यहाँ पे दोस्तों अनुसूचित जनजाति का 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट होना चाहिए। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 40 kg का आपका वेट एटलीस्ट होना चाहिए, ये वजन में आपको बोला गया है। तो ये हो गया आपका PST। अब जिला कमांडेंट हेतु जो होमगार्ड के पद हैं उसमें आपको जो है हाइट पुरुषों का 165 और महिलाओं का 150 होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें दोस्तों तो 84 होना चाहिए और 89 जो है फुलाकर आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पुरुषों के अभ्यर्थियों की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र या गढ़वाल या मंडलों या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 84 उनका जो है चेस्ट मेजरमेंट और 89 जो है आपका चेस्ट मेजरमेंट फुलाकर होना चाहिए। ये आपका अपडेट है। अधीक्षक कारागार के जो वैकेंसी है उसके लिए हाइट आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुमाऊं और गढ़वाल या संभाग के लिए 163 सेंटीमीटर से कम आपका हाइट नहीं होना चाहिए। चेस्ट का मेजरमेंट जो है 81.3 से होना चाहिए बिना फुलाए और 86.3 होना चाहिए फुलाकर। और आई दृष्टि जो है आपका जो है 6/6 का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आबकारी निरीक्षक का पद है उसके लिए 167 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
पुरुष वर्ग जो है 81.2 और महिला पुरुष वर्ग का फुलाकर जो चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए वो 86.2 का होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी जो है 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और अन्य महिलाएं जो कि अभ्यर्थी हैं 152 सेंटीमीटर पे आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए उप कार्यपाल का पोस्ट है, जहाँ पे आपका जो है हाइट जो होना चाहिए पुरुषों का 167 होना चाहिए, महिलाओं का 152 होना चाहिए और महिलाओं का वजन जो है 45 से 58 किलोग्राम यहाँ पे बोला गया है उप कार्यकाल के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आप 160 सेंटीमीटर पे आवेदन कर सकते हैं, महिला जो है 147 सेंटीमीटर पे आवेदन कर सकती हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको पीएसटी और पीईटी से संबंधित चीज़ें बता दी है। और आयु सीमा की अगर बात करें तो जो भी छात्र यहाँ पे 21 से लेकर 40 साल तक की उम्र में हैं वो आवेदन कर सकते हैं, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे यूपी से आते हैं छात्र उनको एज में छूट मिलेगा अगर वो किसी कैटेगरी में है, जैसे ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, एक सर्विसमैन में हो गए या स्वतंत्रता सेनानी से होंगे तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा एज फॉर द गवर्नमेंट रूल। तो हमने आपको यहाँ पे दोस्तों आपका एज बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी और कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बता दिया है, फॉर्म कब से और कब तक भरना है ये बता दिया है और इसके लिए सैलरी क्या मिलेगी ये भी बता दिया है आप लोगों को। अब इसके लिए आप तैयारी में लग जाइए, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पढ़िए अच्छे से और इसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद इसका पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और इसके एडमिट कार्ड का इंतज़ार कीजिएगा। जब इसका एग्ज़ाम डेट होगा उससे 1 हफ्ता पहले ही आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये पूरा परफॉर्मा दिया गया है यहाँ पे, जिसको देखकर आप लोग जो है अपना एक बार सर्टिफिकेट बनवाइएगा या फिर उस तरह से आप जो है अपना सर्टिफिकेट क्रिएट करके जो है आपको सबमिट करना होगा आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ हमने आपको अप टू डेट कर दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।